हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ईपीजेड इज एक्सक्लूसिवली एसोसिएटेड विद एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम एंड ज्वेलरी आइटम्स। ऑप्शंस हैं सांता क्रूज मुंबई, कोचिन केरला, कांडला गुजरात या फिर फाल्टा वेस्ट बंगाल। तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सांता क्रूज। सांता क्रूज मुंबई, ये है आपका SEEPZ यानी सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग यूनिट। ये अब आती है आपकी अंडर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नाउ इट कम्स अंडर स्पेशल इकोनॉमिक जोन फ्रॉम नवंबर 2000। सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ये स्टैब्लिश हुआ था मुंबई में इन द ईयर 1973। यूनी प्रोडक्ट था उस समय ये, यानी सिर्फ एक प्रोडक्ट को यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाता था और एक्सपोर्ट किया जाता था, वो था इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट किया जाता था। बाद में 1987 और 88 में गवर्नमेंट ने इसका हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल और पोल्यूशन फ्री नेचर देखते हुए इंडस्ट्री का जेम्स और ज्वेलरी के एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चर की भी परमिशन दे दी थी। बाकी ऑप्शंस देखिए, कोचिन केरला ये फेमस है फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस, यहाँ से स्पाइसेस, सी फूड, इन सब का एक्सपोर्ट किया जाता है। कांडला गुजरात के बारे में एक स्पेशल बात याद रखिएगा, ये एशिया और इंडिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन था जिसको एस्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1965 और ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स के थ्रू स्टार्ट किया गया था, टेक्सटाइल्स, केमिकल इंजीनियरिंग, इन सबसे रिलेटेड ये है। फाल्टा वेस्ट बंगाल ये भी मल्टी प्रोडक्ट्स में डील करता है, लेदर, टी और इंजीनियरिंग आइटम्स। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका सांता क्रूज मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following holds that a country can increase its wealth by encouraging exports and discouraging imports? ऑप्शंस हैं मर्केंटलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म या फिर ऑल दी अबव। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म एक ऐसी इकोनॉमिक थियरी है जो ये मानती है कि एक कंट्री की वेल्थ और पावर तभी बढ़ सकती है जब वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए और इंपोर्ट्स को कम करे। इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट एंड डिक्रीजिंग द इंपोर्ट्स, यानी एक फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड बनाने का इसका गोल है, जो कब पॉसिबल है जब आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और कम इंपोर्ट करते हैं। और ज़्यादातर गोल्ड और सिल्वर एक्यूमुलेशन की बात मर्केंटलिज्म में की गई है। बाकी दोनों ऑप्शन आप देखिए, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, तो ये इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं। कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ये सब प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में होता है और गवर्नमेंट की कम से कम इंटरवेंशंस होती हैं। वहीं सोशलिज्म में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ये सब गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा आपका मर्केंटलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज IDBI was established. ऑप्शंस हैं ऑन 1 जुलाई 1963, 1 जुलाई 1964, थर्ड है 1 जुलाई 1965 या फिर ऑन 1 जुलाई 1966। तो ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जामिनेशंस में पूछा हुआ है, तो ये बिल्कुल अच्छे से हम याद रखेंगे। करेक्ट ऑप्शन बी होगा, ऑन 1 जुलाई 1964। IDBI यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये स्टैब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1964 में अंडर द IDBI एक्ट 1964। Initially it was set up as wholly owned subsidiary of RBI. Later on in the year 1976 it was transferred to, the ownership was transferred to Government of India. बाद में 2004 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को बना दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया IDBI बैंक में। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है इंडिया में, लॉन्ग टर्म फाइनेंस देता है इंडस्ट्रीज को, और जो भी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज इंटरप्राइजेस होते हैं, इनकी ग्रोथ को सपोर्ट करता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा 1 जुलाई 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अदर मोड्स?
ऑप्शंस हैं लोअर रिस्क एंड मिनिमम फाइनेंशियल कमिटमेंट, हायर रिस्क एंड ग्रेटर फाइनेंशियल कमिटमेंट, सोलली ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज या फिर ट्रांसफर रिलेटेड चॉइसेस एक्सक्लूसिवली। तो देखिए देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जो इंटरनेशनल ट्रेड हम करते हैं इसके कई सारे मोड्स हैं, जैसे एक्सपोर्टिंग है, लाइसेंसिंग है, फ्रेंचाइजिंग है, एफडीआई है। तो यहाँ पूछा है कि एफडीआई बाकी मोड से डिफरेंट कैसे है, तो सेकंड ऑप्शन देखिए यहाँ करेक्ट होगा, हायर रिस्क ग्रेटर फाइनेंशियल कमिटमेंट। एफडीआई के केस में रिस्क भी ज़्यादा होता है और फाइनेंशियल कमिटमेंट भी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। एफडीआई का मतलब क्या है, जब कोई एक किसी कंट्री में कोई कंपनी होती है वो किसी दूसरी कंट्री में किसी बिजनेस में या किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है और जो इंटेंशन होता है इन्वेस्टमेंट करने का वो लॉन्ग लास्टिंग इंटरेस्ट होता है उसमें, और मैनेजरियल कंट्रोल भी जो इन्वेस्टिंग कंपनी है उसके हाथ में आ जाता है। तो एज कंपेयर टू अदर मोड्स यहाँ पर आपको ज़्यादा रिस्क मिलेगा और ग्रेटर फाइनेंशियल कमिटमेंट देखने को मिलता है। क्यों ऐसा हो रहा है, रीज़न बिहाइंड है कि एफडीआई के केस में जो आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत हाई होता है। सो द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी हाई टू अक्वायर द बिजनेस ऑपरेशंस, और रिस्क भी ज़्यादा है क्योंकि इन्वेस्टर डायरेक्टली इन्वॉल्व है फॉरेन कंट्री में, उसकी मार्केट और इकोनॉमी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जैसे जैसे उसमें चेंजेस आएंगे उस अकॉर्डिंग रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। प्लस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है और मैनेजरियल कंट्रोल भी होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट करती है, तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के केस में क्या होगा, पूरा लैंड खरीदेगी, स्क्रैच से बिल्डिंग बनाएगी, स्क्रैच से सारा इन्वेस्टमेंट करके सारी चीज़ें खुद से करेगी। तो इस केस में इसका इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा होगा। अगर हम इसको मान लीजिए कंपेयर कर लेते हैं एक्सपोर्टिंग से, तो एक्सपोर्टिंग के केस में क्या होगा, एक कंट्री जो गुड्स बना रही है किसी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर देती है, यानी होम कंट्री सेल्स द गुड्स टू दी फॉरेन कंट्री, अनदर कंट्री। ऐसे केसेस में आपका इन्वेस्टमेंट भी कम है, रिस्क भी कम है और कंट्रोल दूसरी कंट्री के बिजनेस पर नहीं है। एफडीआई के केस में अदर मोड से रिस्क भी ज़्यादा है और फाइनेंशियल कमिटमेंट भी ज़्यादा होती है, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 notification was issued for the first time in India on 1st April 1987, 15th April 1987, 1st January 1986, 1st July 1986। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसका नोटिफिकेशन फर्स्ट टाइम इंडिया में इशू हुआ था 15 अप्रैल 1987 में। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये 24 दिसंबर 1986 में इनैक्ट हो गया था पार्लियामेंट में, लेकिन इफेक्ट में आया था 15 अप्रैल 1987 से। और अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि इस एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया है बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का रिप्लेसमेंट हुआ है। इसमें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA को ले आया गया ताकि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके। ई कॉमर्स कंपनीज को इंक्लूड किया गया है, कंज्यूमर मीडिएशन को बढ़ाया गया है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए पेनल्टीज वगैरह इंक्लूड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, elasticity of demand is a measure of responsiveness of quantity demanded to a change in price. The above statement is related to. ऑप्शंस हैं प्रोफेसर कैनक्रॉस, प्रोफेसर मेयर्स, प्रोफेसर ईस्थम या फिर प्रोफेसर मार्शल। तो यहाँ ध्यान रखिएगा करेक्ट ऑप्शन है प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला अप्लाई होता है वो आपका है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताती है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस बताती है कि प्राइस में चेंज होने पर कितना चेंज डिमांड में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दे सेड दैट ही इज फॉर्मली ड्रेस्ड अप इन द ऑफिस, ही मस्ट बी एन एफिशिएंट एम्प्लॉय। This is an example of bias in the performance appraisal. Options हैं हालो इफेक्ट, रेटर बायस, हॉर्न इफेक्ट या फिर स्टीरियोटाइपिंग।
तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका हालो इफेक्ट। हालो इफेक्ट का यहाँ पर क्या मतलब है, जब कोई परसीवर किसी पर्सन की किसी एक या दो मेरिट या डीमेरिट के बेस पर उसके बारे में कोई धारणा बना लेता है, कोई इंप्रेशन बना लेता है, तो उसको हम हालो इफेक्ट कहते हैं। सो हालो इफेक्ट is occurs when the perceiver perceives a person on the basis of his one or two outstanding merits or demerits। यानी किसी के बारे में जनरल इंप्रेशन जब हम बना लेते हैं उसकी किसी फेवरेबल या अनफेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे जो हमको सामने नजर आ रहा है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति है उसको देख के हम क्या कह रहे हैं कि वो फॉर्मली ड्रेस्ड अप है ऑफिस में, इसका मतलब वो एफिशिएंट है। फॉर्मली ड्रेस्ड अप होना इस बात को साबित नहीं करता कि सामने वाला एफिशिएंट होगा, हो सकता है वो इनएफिशिएंट हो, लेकिन चूंकि वो फॉर्मली ड्रेस्ड अप है तो उसकी इस मेरिट को देखते हुए हमने मान लिया कि वो एफिशिएंट एम्प्लॉय है। जो आपका ये रेटर बायस है, रेटर बायस का मतलब होता है कि जब हम इवैल्यूएशन करते समय किसी की तरफ कुछ फेवरेटिज्म दिखाते हैं, फेवरेटिज्म इन इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है आपका हॉर्न इफेक्ट। हॉर्न इफेक्ट का मतलब है जब हम किसी की नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करते हैं, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को देखकर उसके बारे में कोई धारणा बना लेते हैं। जैसे कि अगर कोई हमेशा लेट आता है तो वो पुअर परफॉर्मर है, तो ऐसे जब हम धारणा बनाते हैं तो उसको हम हॉर्न इफेक्ट कहते हैं। और स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है जजिंग समवन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हम कह सकते हैं कि जो यंग एम्प्लॉयज हैं वो इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, या यंग लोग जो हैं या आज की जो जनरेशन है वो इररिस्पॉन्सिबल है। इस बेस पे, उस ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम किसी भी व्यक्ति को अगर जज कर रहे हैं तो वो स्टीरियोटाइपिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सचर-ओलिन थियरी इज यूजुअली फॉर्मुलेटेड ऑन द टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दीज फैक्टर्स आर, ऑप्शंस है लेबर एंड कैपिटल, लेबर एंड लैंड, लैंड एंड कैपिटल, या फिर लैंड एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो देखिए हेक्सचर-ओलिन थियरी को हम फैक्टर एंडोमेंट थियरी भी कहते हैं। इसको दिया था एली हेक्सचर और बर्टिल ओलिन ने इन द ईयर 1933। ये आपका इंटरनेशनल बिजनेस को एक्सप्लेन करता है इन द टर्म्स ऑफ अवेलेबल फैक्टर्स। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा लेबर एंड कैपिटल। अब जो हेक्सचर एंड ओलिन की थियरी है ये अज्यूम करती है पहली बात तो कि कांस्टेंट टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में यूज हो रही है। अब इसमें जो इन्होंने बताया है वो ये है कि एक कंट्री को उन गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए जिनको बनाने के लिए उसके यहाँ जो लोकली अवेलेबल फैक्टर्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया हो, और उन गुड्स को इंपोर्ट करना चाहिए जिनको बनाने के लिए आपके लोकली अवेलेबल फैक्टर्स नहीं है। दैट मीन्स कंट्री शुड एक्सपोर्ट दोज गुड्स विच मेक यूज ऑफ फैक्टर्स दैट आर लोकली अवेलेबल और आर इन अबंडेंट, एंड import those goods that make intensive use of factors that are locally scarce। जैसे इंडिया है, इंडिया लेबर इंटेंसिव गुड्स ज़्यादा बना सकता है क्योंकि यहाँ लेबर हमारे यहाँ अबंडेंस में है, जैसे गारमेंट्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं। और जो कंट्रीज़ हैं जैसे जर्मनी है, जापान है, इनके यहाँ कैपिटल अबंडेंट में है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस ये लोग यूज़ करते हैं, तो उनको एक कैपिटल इंटेंसिव गुड्स जैसे कि मशीनरी हो गया या ऑटोमोबाइल्स हो गया, इसका एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा लेबर एंड कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस? ऑप्शंस हैं लोकल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, सेकंड नेशनल प्रोडक्शन, थर्ड ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, या फिर फोर्थ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो देखिए थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या है कि ऐसी एक्टिविटीज जो नेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस हम परफॉर्म करते हैं, तो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट यहाँ पर किया जाता है। किसका ट्रांसफर या किसका मूवमेंट होगा? तो आपका गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट होता है, जैसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। कैपिटल का मूवमेंट होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आपने कर लिया, एफडीआई कर लिया। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का मूवमेंट होता है और
ह्यूमन रिसोर्सेज का। तो प्राइमरी फोकस इंटरनेशनल बिजनेस का क्या है? ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट रेटिंग इज अफेक्टेड फर्स्ट बाय अनपेड डेट एंड इट्स नेचर, सेकेंड फ्रॉम अवेलेबल सिक्योरिटी एसेट्स, थर्ड स्टेबिलिटी ऑफ कैश फ्लो, या फिर फोर्थ फ्रॉम ऑल ऑफ दीज। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, फ्रॉम ऑल ऑफ दीज। सबसे पहले क्रेडिट रेटिंग क्या है? तो क्रेडिट रेटिंग एक असेसमेंट होता है एक इंडिविजुअल की क्रेडिट वर्दिनेस का। ये है आपका असेसमेंट ऑफ क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ एन इंडिविजुअल और कंपनी और गवर्नमेंट। ये बताता है कि जो बोरोवर है उसकी रीपे कैपेबिलिटी कितनी है, यानी जो डेट उसने लिया है उसको वो समय पे रीपे कर पाएगा या नहीं, ये क्रेडिट रेटिंग बताती है। अब क्रेडिट रेटिंग इन तीनों से अफेक्टेड होती है। अनपेड डेट्स इन इट्स नेचर, यानी कि अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन है जो आपने पे नहीं किया है, या आपकी हिस्ट्री में डिफॉल्ट दिख रहा है कि आपने कई बार पेमेंट नहीं किया हुआ है, तो इसकी वजह से आपकी क्रेडिट रेटिंग पर इम्पैक्ट पड़ेगा, वो कम हो जाएगी। दूसरा है फ्रॉम अवेलेबल सिक्योरिटी एसेट्स, यानी कि अगर आपके पास जो मॉर्गेज करने के लिए सिक्योरिटी है या कोलैटरल सिक्योरिटी है वो अवेलेबल है कि आप लोन ले सकते हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि आपको इजीली लोन मिल जाएगा और आपकी क्रेडिट रेटिंग भी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ कैश फ्लो, अगर आपका कैश फ्लो जो है वो स्टेबल है, सफिशिएंट है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी एबिलिटी जो है रीपेमेंट की वो अच्छी है, बेहतर है, तो जिसकी वजह से भी आपकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ती है। तो इन तीनों ही कारणों की वजह से क्रेडिट रेटिंग अफेक्ट होती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ डी हो जाएगा, फ्रॉम ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया कंज्यूमर ग्रीवांसेस रिड्रेसल सेल वाज फॉर्म्ड बाय। ऑप्शंस हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, आईएसआई, कोपरा, या फिर कंज्यूमर फोरम काउंसिल। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ये जो कंज्यूमर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल है इसको फॉर्म करती है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो कि कंज्यूमर के जो इश्यूज हैं और ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करती है। दिस वाज क्रिएटेड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि जो आपका है कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है कंज्यूमर राइट्स को प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इंक्लूड्स। ऑप्शंस हैं द सेल और लिक्विडेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ बिजनेस और मेजर डिवीजन, प्रॉफिट सेंटर और सब्सिडियरी ऑफ अ बिजनेस यूनिट। सेकेंड है द मैनेजमेंट नो लॉन्गर विशेस टू रिमेन इन बिजनेस आइदर पार्टली और होली ड्यू टू कंटिन्यूअस लॉस और अनवायबिलिटी। Third है the merger is considered to be the process when two or more companies come together to expand their business operations. और fourth है they safeguard its existing interest and strengths to pursue well established and tested objectives. तो देखिए डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सेल या लिक्विडेशन ऑफ अ बिजनेस और अ सब्सिडियरी और अ यूनिट। डिसइन्वेस्टमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू इम्प्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और जो कोर बिजनेस एक्टिविटीज है उस पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए भी डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर फंड्स को रेज करने के लिए फॉर रेजिंग फंड्स ऑल्सो डिसइन्वेस्टमेंट कैन बी डन। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, किसी बिजनेस के किसी पोर्शन को या किसी डिवीजन को, किसी सब्सिडियरी को अगर हम सेल करते हैं या लिक्विडेशन होता है उसका, तो उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेबी आर। सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शंस हैं इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन, या फिर ऑल दी अबव। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा आपका ऑल दी अबव। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें सबसे पहला आता है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना।
यानी ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस हो सिक्योरिटीज मार्केट की और फेयर प्रैक्टिसेस हो, ये इंश्योर करता है सेबी, ताकि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा जो सिक्योरिटीज मार्केट है उसको रेगुलेट करना, उसको मेंटेन करना, ये भी सेबी के अंडर में आता है। इसके अलावा जो सिक्योरिटीज मार्केट है उनको प्रमोट करना, उनको डेवलप करना बाय इंकरेजिंग इनोवेशन, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करके और इन्वेस्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ा करके सिक्योरिटीज मार्केट का डेवलपमेंट किया जाता है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं या इनसाइडर ट्रेडिंग है, इसको भी ये प्रिवेंट करता है। इसके अलावा इट रेगुलेट्स इंटरमीडियरीज, जो इंटरमीडियरीज हैं जैसे कि स्टॉक ब्रोकर हो गया आपका, मर्चेंट्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए या क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, इनको भी सेबी रेगुलेट करता है। प्लस ये इंश्योर करता है कि वो ट्रांसपेरेंसी रहे जब भी सिक्योरिटीज को इशू किया जा रहा है उसमें। प्लस जो आपका ये इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर को एजुकेट करने का काम भी सेबी करता है, एजुकेटिंग द इन्वेस्टर्स, ताकि वो अवेयर रह सके अपने राइट्स के बारे में और प्रॉपर डिसीजंस ले सके। इसके अलावा लोगों का कैपिटल मार्केट में कॉन्फिडेंस बना रहे, इसके लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी लगाता है और इंश्योर करता है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपरली फॉलो किए जाएं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट है, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, विच थियरी स्टेट्स दिस? ऑप्शंस हैं ट्रेड थियरी, बिहेवियरल थियरी, सिचुएशनल थियरी या फिर इसे हम कंटीजेंसी थियरी भी कहते हैं, और लास्ट है ग्रेट मैन थियरी। तो देखिए ये लीडरशिप की थियरीज की बात कर रहा है। कौन सी थियरी कहती है लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड? तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ग्रेट मैन थियरी। यहाँ देखिए नाम में ही दिया है ग्रेट मैन थियरी। ये आपकी ओल्डेस्ट थिंकिंग है जो ये मानती है कि जो क्वालिटीज होती हैं जो किसी को लीडर बनाती हैं या एक अच्छा लीडर बनाती हैं, वो क्या होती हैं, गॉड गिफ्टेड होती हैं। देयर आर सर्टेन क्वालिटीज विच मेक अ पर्सन लीडर, वो गॉड गिफ्टेड होती हैं और हम उसको अक्वायर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी अक्वायर्ड बाय फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग या एक्सपोजर, इसके थ्रू हम उसको अक्वायर नहीं कर सकते। ये ग्रेट मैन थियरी कहती है। बेसिकली ये कहती है कि एक लीडर, सक्सेसफुल लीडर तभी बन सकता है जब उसको नेचर की तरफ से ब्लेसिंग्स मिली हुई हों, वो क्वालिटीज उसके अंदर इनबिल्ड होती हैं। यही आपका ग्रेट मैन थियरी कहता है। इसके अलावा जो बाकी थियरीज यहाँ दी है, जैसे कि आपको ट्रेड थियरी दिया है, ट्रेड थियरी ध्यान रखिएगा एक मॉडिफाइड वर्जन है ऑफ ग्रेट मैन थियरी। जो ग्रेट मैन थियरी है इसका ये मॉडिफाइड वर्जन है जो ये मानता है कि कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो गॉड गिफ्टेड हैं, लेकिन कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जिनको हम अक्वायर कर सकते हैं। यानी कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो कुछ ही लोगों में पाए जाते हैं और दूसरों में नहीं पाए जाते हैं, जिनकी वजह से, इस डिफरेंस की वजह से ही कोई व्यक्ति अच्छा लीडर बनता है और कोई नहीं होता है। तो ट्रेड थियरी में जो कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है सक्सेसफुल लीडर का, वो दो है। एक होता है आपका इननेट ट्रेड्स, यानी वो जो आपके पास इनबॉर्न है, जैसे हमारा वेट हो गया, हमारा अपीयरेंस हो गया। दूसरे हैं आपके एक्वायरेबल ट्रेड्स, यानी जो अक्वायर किया जा सकता है बाय पर्सनल एफर्ट्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपोजर से, जिनको हम अक्वायर कर सकते हैं। जैसे इनिशिएटिव लेने की किसी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, पॉजिटिव थिंकिंग है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बिहेवियरल थियरी दिया है। बिहेवियरल थियरी नाम से ही बता रहा है कि ये फोकस करता है लीडर के बिहेवियर पे। कोई व्यक्ति अच्छा लीडर बनेगा या नहीं, ये उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। ये मेजरली दो बिहेवियर्स की बात करता है। पहला है आपका जॉब सेंटर्ड और दूसरा है एम्प्लॉय सेंटर्ड। ऐसा लीडर जो प्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा सोचता है, दूसरा जो एम्प्लॉय के बारे में ज़्यादा सोचता है, या फिर दोनों ही वो हो सकता है। इसमें कई सारी थियरीज रही हैं। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी थियरी है, मिशिगन यूनिवर्सिटी थियरी है, लिकर्ट फोर्स सिस्टम है, मैनेजरियल ग्रिड है।
यहाँ पे नेक्स्ट दिया है सिचुएशनल या कंटीजेंसी थियरी, जो नाम से बता रही है कि सिचुएशन बेस्ड होती है, यानी कोई एक स्टाइल, अगर आप किसी एक सिचुएशन में कोई स्टाइल लगाते हैं तो हर सिचुएशन में वही स्टाइल लगे ये ज़रूरी नहीं है। कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिन पर आपका लीडरशिप स्टाइल बेस होगा, जैसे कि लीडर की क्या ट्रेट्स हैं या एबिलिटी है, फॉलोअर की एबिलिटी क्या है, आपका इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, इन सब पर जो स्टाइल है लीडरशिप की वो बेस्ड होगी। इसमें भी कई सारे थियरीज हैं, जैसे फिटलर्स कंटीजेंसी थियरी है, पाथ गोल थियरी है, लाइफ साइकिल थियरी है। ये सारी थियरीज कंटीजेंसी थियरी के अंदर में आती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ग्रेट मैन थियरी, विच सेज दैट लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म वर्ल्ड बैंक encompasses? ऑप्शंस हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, सेकेंड है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, थर्ड है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, या फिर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ जितने ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, मतलब ICSID, IBRD, IFC, मीगा और IDA, ये सभी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। दे आर दी पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक टर्म है, इसमें दो इंस्टीट्यूशंस आती हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। IBRD आपका एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1944 एट ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। इसका जो हेडक्वार्टर है, रादर दोनों का हेडक्वार्टर IBRD और IDA का आपका वॉशिंगटन DC में है। IBRD लोन प्रोवाइड करता है मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज को, लोन टू मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज। टोटल इसमें 189 मेंबर्स हैं और जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो हैं अजय बंगा। वहीं IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये फॉर्म हुआ था 1960 में। इसका भी हेडक्वार्टर, जैसे कि पहले मैंने कहा, वॉशिंगटन DC में है। इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो हैं 174। ये एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि कंसेशनल लोन्स देता है टू वर्ल्ड्स पुअरेस्ट डेवलपिंग नेशंस। तो वर्ल्ड बैंक में दो इंस्टीट्यूशंस आती हैं, IBRD और IDA। और अगर वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात किया जाए तो ये पांचों इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। इन सभी इंस्टीट्यूशंस के बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया हुआ है। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। होपफुली चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।